अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम शहबाज अहमद खान है और मेरा ताल्लुक ज़राअत के शोबे से है। इसके अलावा मैं मुल्की हालात में दिलचस्पी रखता हूँ, इस बारे में पढ़ता हूँ, सोचता हूँ और जहाँ भी मौका मिलता है तो अच्छे दोस्तों से जो भी मुस्बत कोशिश या मसाइल के हल की तलाश हो सकती है उस पर अपनी तजावीज़ भी देता हूँ। आज मुझे वॉइस ऑफ साउथ चैनल ने मौका दिया है, मेरी इज्जत अफजाई की है कि मैं जो सोचता हूँ, जो इस मुल्क के लिए बेहतर मसाइल का हल तलाश हम कर सकते हैं, उस बारे में मैं कुछ गुफ्तगू करूँगा। अर्ज ये है, पाकिस्तान को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं और ये है कि ये एक जमहूरी मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। 1947 में आज़ादी के बाद जैसे कि जमहूरियत में लोग ये बात करते हैं कि जमहूरियत एक इर्तिकाई प्रोसेस है जिसके अंदर वक्त के साथ साथ चीज़ें बेहतर होती हैं, अवाम को उनके इख्तियारात दिए जाते हैं, उनका तमाम मुल्की फैसला साजी में एक किरदार होता है। वो सब चीज़ें पाकिस्तान में बहुत हद तक हुई हैं। यहाँ पर बहुत सारी जमहूरी हुकूमतें आई हैं और बहुत सारी फौजी हुकूमतें आई हैं, लेकिन 75 साल के बाद भी हम अभी बाकी दुनिया के मुकाबले में बहुत पीछे खड़े हैं। हमारी मुआशी सूरत हाल सबके सामने है कि हमारे मुल्क को कितने मसाइल का सामना हो गया है। ये सब कुछ चूंकि एक दिन में नहीं हुआ, तो यही सारे वो मामलात हैं जिनको समझने की ज़रूरत भी है और उनके हल तलाश करके उन पे अमल करने की भी ज़रूरत है। हम बतौर अवाम पाकिस्तान हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सिर्फ हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि मुल्क पीछे चला गया है या मुल्क तरक्की नहीं कर रहा या आज हम जहाँ आ खड़े हुए हैं महंगाई शिद्दत के साथ ऊपर जा रही है, ना थमने का नाम ले रही है, हर चीज की कीमत पिछले 4-5 साल में दुगनी तिगनी हो चुकी है। तो ये तमाम वो मामलात हैं जिनके हल की तलाश की तरफ जाके उस पे अमल करके हम इस बर्बादी के सफर को रोक सकते हैं या कुछ पीछे ला सकते हैं। तो बात यह है कि इस मुल्क में बेपनाह वसाइल मौजूद हैं। ज़रूरी तौर पर इसकी जमीन, इस पे पानी के वसाइल, वो सब कुछ मौजूद हैं। मौसम भी यहाँ का अच्छा है इजनास उगाने के लिए और 60 की दहाई के बाद यहाँ पर सनत का सफर भी अच्छा चल रहा था और हमारे यहाँ डैम भी बन रहे थे, बिजली की पैदावार भी बढ़ रही थी। लेकिन वो क्या मामलात हुए कि मुल्क जो है वो आकर एक जगह पर रुक गया, बल्कि और पीछे जाना शुरू हो गया। हम लोग ये समझते हैं कि शायद करप्शन की वजह से सब कुछ हुआ है। हम लोग शायद ये समझते हैं कि चंद बड़े हुक्मरानों ने या और गैर सियासी हुक्मरानों ने अपनी जेबें भरी और उससे मुल्क को नुकसान हुआ। ये यकीनन ये एक किरदार है जो बीच में इन लोगों ने अदा किया है जिससे नुकसान हुआ है। लेकिन हम एज अ कौम हमें ये भी देखने की जरूरत है कि हमारा इसमें क्या किरदार रहा है, हम कहाँ गलत थे जिससे मुल्क यहां पहुंचा। मेरे नजदीक इसमें लोगों का भी कसूर है। वो इस तरह से है कि जैसे आपको 5 साल बाद मौका मिलता है अपनी क़यादत को चुनने का, क्यों हम उस वक्त बंट जाते हैं, क्यों उस वक्त हम बरादरियों में बंट जाते हैं। हम क्यों ये नहीं सोचते कि हम अच्छे उम्मीदवार को तलाश करके उसको आगे लाएं, उसको जीतने का मौका दें, उसको ऐवान में भेजें जहां वो आपके हकूक की बातें कर सके। क्योंकि बात यह है कि हमारे यहाँ रिवायती सियासत वही लोग बार बार आ रहे हैं, तो जब एक आदमी जिसका टेस्ट हो चुका है कि वो नाअहल है या आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, तो आप उसको दोबारा क्यों ऐवान में भेज रहे हैं? आप क्यों फिर बट जाते हैं, बरादरियों में तकसीम हो जाते हैं और किसी
काबिल, पढ़े लिखे, ईमानदार आदमी को चुनने से गुरेज करते हैं। हमारी ये यकीनन ये गलती है कि चूंकि इंतखाबात में अवाम को राय हक का मौका मिलता है, अगर वो उसको गलत इस्तेमाल करेंगे तो आपने अपने आप को 5 साल के लिए पीछे धकेल दिया। लिहाजा आपने अपने चुनाव में गलती नहीं करनी। हमें बहैसियत कौम हमारे अंदर सोच का फुकदान भी है, यानी कि हर आदमी अपनी जात के गिर्द घूमता है, अपने फायदे को देखता है, अपने मफाद को देखता है। छोटी छोटी चीजें, यहां तक कि अब मुआशरे में इतना बिगाड़ पैदा हो चुका है कि मैं देखता हूं कि लोग वन वे की खिलाफ वर्जी करने से कतई नहीं शर्माते। यानी आप सड़क पे चलने वाला जो ट्रैफिक का पैटर्न है, उससे कौम की सोच को देख सकते हैं कि ये मामला किस तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां सख्ती की जरूरत है, कानून की हुक्मरानी की जरूरत है, लोगों को इस पे सजा देने की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि कौमें जाहिर है इसी तरह ही बनती हैं। जैसे कि एक बच्चा जो होता है, जब वो स्कूल दाखिल होता है तो उस असातिज़ा को एक सख्ती भी कायम करनी पड़ती है, डिसिप्लिन कायम करने के लिए, जिससे आहिस्ता आहिस्ता बच्चा बहुत ग्रूम होता है और उसकी शख्सियत में निखार पैदा होता है। इसी तरह कौम को तरक्की दिलवाने के लिए, उसमें शऊर पैदा करने के लिए, उसमें एक इज्तमाइयत पैदा करने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं। बहैसियत कौम हम डिजेनरेट हो रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। इस चीज को रोकने की अशद जरूरत है। हमें अगर अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाना है और बाकी मुल्कों के मुकाबले में तरक्की करनी है, तो हमें लाजमन डिसिप्लिन और लॉ एंड ऑर्डर, मैनर्स, इस चीज पर जोर देना पड़ेगा कि हमें अपने मुल्क को अगर आगे लेकर जाना है तो लाजमन हमें इन चीजों पर जोर देने की जरूरत है, जिस पर कोई बात नहीं करता, कोई हुक्मरान बात नहीं करता। कहीं ये बात नहीं होती कि कैरेक्टर बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग, ये चीजें कितनी जरूरी हैं। आप क्यों दूसरे मुल्कों में जाते हैं और एकदम बिल्कुल सीधे हो जाते हैं? आप दुबई के एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो लाइन में कैसे सीधे खड़े होते हैं? क्योंकि आपको डर है कि वहां की पुलिस, वहां की इंतजामिया आपको पकड़ के गिरफ्तार कर लेगी और वहां ना आपका कोई ताल्लुक काम आएगा, ना कोई दोस्त काम आएगा, ना कोई चचा मामा काम आएगा कि जो आपको छुड़वा लेगा। तो ये हैं वो छोटी छोटी चीजें जिसकी वजह से कौमें बनती हैं। लोगों में थोड़ा सा डर, खौफ, डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। सियासी शऊर की भी मैंने जैसे बात की है कि आप लोगों ने आज के बाद ज्यादा ना कर सकें तो आने वाले इंतखाबात में लाजमन अहल लोगों की तलाश कीजिए, अच्छे लोगों को वोट दें, वो जो काबिल हों, ना कि वो जो बार बार आ रहे हैं, ना कि वो कि जो आपको बार बार धोखा दे चुके हैं और आपके लिए कुछ नहीं किया। छोटी मोटी नाली, सड़क, गली बनवा देना, ये आपके हक से बहुत छोटी चीज है। आपके हकूक इससे बड़े हैं। आपके बच्चों के मुस्तकबिल के मामलात हैं जिनको संवारने की जरूरत है। इसी तरह मैं थोड़ा सा ये भी कहूंगा कि कई हमारे मुल्क की तरक्की में ऐसे मामलात होते हैं जिसमें लोग मजहब का भी गैर जरूरी इस्तेमाल करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ हो चुकी है और हम, सच्ची बात है कि गरीब मुल्क हैं। इस हैसियत को तस्लीम करना चाहिए आपको कि हमारी करेंसी बहुत कमजोर हो चुकी है, हमारी कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। गुर्बत की और क्या मिसाल होगी कि हमारे यहाँ मसाइल चूंकि बढ़ते चले जा रहे हैं और हर साल, आने वाले साल में लोग खते गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। यानी खते गुर्बत की लकीर से ऊपर जाने वाला तो कोई भी नहीं है, नीचे जा रहे हैं। यानी कि जो मुतमम्मल किस्म के लोग हैं, खाते पीते लोग हैं, जिनकी आमदनी बेहतर होती है, उनका हर आने वाले साल में कुव्वत खरीद कम होती चली जा रही है और इस चीज का शिकार सब हैं। तो मैं वो जो बात कर रहा था कि हमें ये मजहब के इस्तेमाल को गैर जरूरी तौर पर नहीं करना चाहिए। अब अशद जरूरत है आबादी कंट्रोल करने की। इस तरफ मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं क्योंकि हमें अगर इसी तरह से अपनी आबादी बढ़ते रहने दी गई तो हम शदीद तरीन
गंभीर तरीन मसाइल का शिकार हो जाएंगे। हम मरहूने मिन्नत हैं एड के, दूसरे मुल्कों से फाइनेंशियल असिस्टेंस के, कर्जों के। जो मुल्क कर्जे लेकर गुजारा करते हो, क्या वो अपनी आबादी को बढ़ने देने का मौका दे सकते हैं? कतई नहीं। हमें अपनी आबादी पर कंट्रोल करना होगा। अगरचे ये एक हिसास मौजू है, लेकिन वही वाली बात है कि चूंकि अब वक्त आ गया है कि हमें ऐसी चीजों पर बात करने की जरूरत है और लोगों को ये बावर कराने की जरूरत है कि अगर ये मामलात इसी तरह चलते रहे तो हम शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे, बल्कि हो चुके हैं, क्योंकि लोगों के घर में खाने का, पीने का, राशन का बड़ा मसला आ चुका है। लोग बुनियादी इखराजात और ये सब अपने घर का बोझ उठाने से बिल्कुल अब उनकी कैपेसिटी नहीं रही कि वो ये सब जो अपनी ड्यूटी है, अपनी जिम्मेदारी है, अदा कर सके। उनके लिए बच्चे पालना, घर चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। इसी तरह तालीम की अहमियत की मैं बात करना चाहता हूं कि तालीम की अहमियत जो है वो बहुत जरूरी है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि हमें तालीम पर जोर देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ना चाहिए और आला तालीम हासिल करनी चाहिए। यानी कि मास्टर्स डिग्री तक हर आदमी को कोशिश करनी चाहिए, जो अफोर्ड कर सकता है वो लाजमन वहां तक जाए, क्योंकि हमारे यहाँ हालात ये हैं कि मास्टर्स डिग्री होल्डर भी बेतहाशा बेशुमार लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जो एक सादा तहरीर नहीं लिख सकते। मिसाल के तौर पे किसी महकमे को दरखास्त तक नहीं दे सकते। यानी उनका जो ज़हनी कैफियत है वो इतनी कमजोर होती है कि वो कोई ड्राफ्टिंग भी नहीं कर सकते, वो किसी से गुफ्तगू सही तरीके से नहीं कर सकते। उनमें सोचने समझने की सलाहियत का फुकदान होता है और ये बहुत बड़ा मसला है। वो बहुत जल्दी लोगों की बातों में भी आ जाते हैं, वो बहुत जल्दी मार भी खा जाते हैं, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं कर सकते। कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं तो उसमें उनको नुकसान उठाना पड़ता है। ये वो चीजें हैं कि जो तालीम से आप बहुत जल्दी, अगर आप कारोबार भी करना चाहते हैं, अगरचे अनपढ़ लोग भी कारोबार कर रहे होते हैं, लेकिन उनको विरासत में वो कारोबार मिला होता है, विरासत दर विरासत 3-4 नस्ल से। अगर कोई एक आदमी खाद का काम कर रहा है तो छोटा बच्चा, वालिद खाद का काम कर रहा है, छोटा बच्चा उसने छोटी उम्र में दुकान पे लाना शुरू कर दिया, वो सीख जाएगा। लेकिन एक स्टार्टअप जो होता है, जो एक पढ़ा लिखा आदमी नए सिरे से कोई काम शुरू करना चाहता है, उसको लाजमन अगर वो तालीम याफ्ता होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जानता होगा कि मुझे कितने पैसे इस्तेमाल करने हैं, कितने पैसे कारोबार में ही सर्कुलेट करने हैं, तो वो आदमी कभी मार नहीं खाएगा। जो आदमी अपनी दुकान पे या अपने कारोबार की चीजें बेच बेच के उस पैसे से जाती इस्तेमाल में ले आएगा, या अय्याशी करेगा, या गलत काम करेगा, या उसको जल्द खा पी जाएगा, तो उसका कारोबार तो ठप हो जाएगा। इसी तरह हमारे यहाँ मुआशरे में हम आहंगी, भाईचारा, इसकी भी बहुत जरूरत है। जनरली पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा मसला है कि लोग एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, रिश्तेदार एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, लोग मुकदमेबाजी बहुत ज्यादा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर अदालत में चले जाते हैं, बजाय कि प्यार मोहब्बत से मसले का हल तलाश कर लें। मुकदमेबाजी का इस कदर मुल्क में रुझान बढ़ गया है कि झूठे मुकदमे अपने मुखालिफ पर, अपने मुखालिफ रिश्तेदार पर, छोटी छोटी चीजों के पीछे लोग मुकदमेबाजी करते हैं, जिससे मुआशरे में हम आहंगी, भाईचारा, अखुवत का फुकदान पैदा हो गया। ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है। ऐसी सूरत में इंसान कभी कौम नहीं बन सकता, यानी उस मुआशरे के लोग कभी कौम नहीं बन सकते जो इतने बटे होंगे, इतना कीना और बुग़्ज़ रखते होंगे आपस में। इसी तरह हम लोग पाकिस्तानी मेहनत से भागते हैं, यानी कि हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं कि अक्सरियत जो है वो कामचोर है। यानी ये चीज हम देखने में आई है कि लोग, यानी वो जो बाकी दुनिया और बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक के लोगों में एक मेहनत करने का जो जज्बा होता है, नेशन बिल्डिंग का जो जज्बा होता है, उसका यहाँ फुकदान है। यहाँ जो बहुत ही मजबूर है, जैसे कि मजदूर, जो जब तक के रोज मेहनत नहीं करेगा तब तक वो अपनी शाम को दिहाड़ी लेके घर नहीं जा सकेगा। उससे हट के जिस आदमी को मौका मिलता है वो डंडी मारता है और उससे मसाइल पैदा होते हैं।
تو وہ جو محنت کا جذبہ ہے پوری قوم میں، اس کی اشد ضرورت ہے۔ اب بات آ رہی ہے کہ کچھ وائس آف ساؤتھ کے ساتھ میری ابھی اس موضوع پہ بات ہو رہی تھی کہ ملک کے جو معاملات ہیں وہ یہاں پہنچ گئے ہیں کہ یہ جو طبقات ہیں جو 30 40 50 60 70 ہزار تک کما رہے ہیں، یہ شدید مشکل میں آ چکے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے۔ اتنی بڑھتی ہوئی مہنگائی کے اندر کسی کے لیے بھی ان حالات کا مقابلہ کرنا جوئی لانے کے مترادف ہے۔ میں اس وقت اس صورتحال میں کوئی شارٹ ٹرم سولوشن نہیں دے سکتا، کیونکہ جیسے ذکر کیا کہ یہ صورتحال ایک دن میں پیدا نہیں ہوئی، یہ کئی دہائیوں کا ملبہ ہے جو جمع ہو کر عذاب الہی بن گیا۔ اس وقت یہی ہے کہ ایک کنبہ جو ہے جس میں کہ مرد اور خواتین سب موجود ہیں، ان سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ شاید میں کسی حد تک خاتون خانہ کو بیچ میں سے ریلیف دے دیتا ہوں کہ وہ چونکہ انہوں نے گھر چلانا ہے وہ بیچ میں سے ایگزیمپٹ ہو جائیں، لیکن ینگ بچیاں ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں یہ ایک بہت اچھا ٹرینڈ ہے کہ ینگ بچیاں لڑکیاں وہ پڑھ رہی ہیں اور ہر شعبہ زندگی میں آ رہی ہیں اور مقابلہ کر رہی ہیں، ہر یعنی کہ نیوی، ایئر فورس، فوج، پولیس اور یونیفارمڈ اداروں میں بھی وہ نظر آ رہی ہیں۔ وہ ڈاکٹرز، انجینئرز، آرکیٹیکٹس، بینکرز، وکیل بن رہی ہیں۔ یہ سب اہم شعبے ہیں ملک کو چلانے کے لیے جس میں وہ آ رہی ہیں اور کاروبار بھی کر رہی ہیں اور بڑی اچھے کاروبار کر رہی ہیں، خاص طور پہ گارمنٹس اور کپڑا کی انڈسٹری سے متعلق وہ چیزیں جو ایکسپورٹ ہوتی ہیں اس میں بھی ان کا ایک اچھا کردار ہے۔ تو اس تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جو بہت زیادہ کنزرویٹو فیملیز ہیں، قدامت پسند، ان کو سوچنا چاہیے کہ اس دور میں بجائے اپنی انا پرستی اور ضد کو بڑھانے کی بجائے اپنی فیملی کی بیٹیوں کو، بچیوں کو، بہوؤں کو خاص طور پر آگے لائیے اور وہ بھی آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہوں اور آپ کے ساتھ انکم کا ذریعہ بنے۔ اور جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ایوری پرسن میٹرز، ہر آدمی کو ضرورت ہے کام کرنے کی۔ جیسے ابھی ذکر کیا کہ بیٹیوں کو بھی ضرور آگے لائیے اور اپنے بچوں کو بھی بری صحبت سے بچائیے، ان کو محنت کی عظمت کے بارے میں بتائیے، سکھائیے، سمجھائیے، بار بار بتائیے۔ اپنے بچے کو ڈی ٹریک مت ہونے دیں، اس کو غلط صحبت میں مت جانے دیں، اس پر نظر رکھیں۔ اگر آپ نے نیشن بلڈنگ کرنی ہے، کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے، پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بنیاد ہیں۔ ان چیزوں پہ آپ زور دیں گے، ان کو فروغ دیں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ اور اپنے بچوں کو ہر ایسی ایکٹیویٹی سے باز رکھیں جو کل کو آپ کے لیے شرمندگی اور مصیبت کا باعث بنے۔ ان کو مثبت چیزوں کے بارے میں بتائیے۔ اگر وہ سیاست میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں، اپنے محلے کی، علاقے کی، اپنی یونین کونسل کی، تو بھی ان کو ہر قسم کی شر پسندی سے باز رہنے کی ترغیب دیجیے۔ مثبت، اچھی، تعمیری سیاست کرنے کا سکھائیے۔ اچھے دوست بنانے کی ترغیب دیجیے۔ ان کو مذہب یعنی کہ سیرت النبی، قرآن پاک، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے مزید روشناس کرائیے۔ ان کو دین سے دور مت ہونے دیجیے۔ دین بنیاد ہے اچھے معاشرے کی۔ ہمیں اس چیز پر بھی زور دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی پاکستان میں بڑے بڑے گھنونے جرائم ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں بخشا جاتا، دل دہل جاتا ہے۔ ایسی ایسی خبریں اور کہانیاں سننے کو ملتی ہیں، ایسے ایسے نوعیت کے جرائم سننے کو ملتے ہیں۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف ختم ہو گیا۔ لہٰذا ہم لوگوں کو یہ سب چیزیں، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، ان پہ زور دینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے ایک اچھا مضبوط معاشرہ قائم کرنا ہے، اچھا مضبوط پیار محبت والا پرامن معاشرہ قائم کریں گے تو آپ کا ملک آگے چلے گا، ترقی کرے گا اور اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے تمام لوگوں کو
کام کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ عزیز مجھے بڑی امید ہے کہ اگر ملک میں امن قائم ہو گیا اور یہ انتشار اور لڑائی جھگڑے اور ایسی صورتحال میں کمی آئی، لوگوں میں محنت کا جذبہ ہوا، تو لازماً اس ملک میں بھی بہت ساری سرمایہ کاری آئے گی. اس ملک میں 2-3 ایسے شعبے ہیں جو میرے نزدیک بہت جلد ملک کے لیے بھرپور زر مبادلہ کما سکتے ہیں، جس میں صحت کا شعبہ ہے. ہمارا ملک نہایت خوبصورت ملک ہے. اس میں بڑے خوبصورت فارسٹ ہیں، پہاڑ ہیں، چشمے ہیں، دریا ہیں. ان علاقوں کا موسم خوبصورت ہے. بہت بڑی ساحلی پٹی ہے. یہ وہ جغرافی ہوتی ہے کسی بھی ملک کی جس کو وہ ملک بہترین سیاحت میں سرمایہ کاری کے لیے استعمال کرتا ہے. لہذا ہمیں اس چیز کے بارے میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں صحت کو فروغ دیں. یہ سب سے جلدی زر مبادلہ کما کے دینے والا شعبہ ہے، جس سے ظاہر ہے ہماری کرنسی کو بہت سپورٹ حاصل ہوگی. تو ویسے تو پاکستان کے مسائل اور ان کے حل ہیں، اور بھی مسائل تو بے پناہ ہیں، لیکن چونکہ ابھی بات ہو رہی تھی آمدنی اور اس سے متعلقہ جو معاملات ہیں کہ جو طبقات کم آمدنی والے ہیں ان کو کس طریقے سے اپنی آمدنی بڑھانی چاہیے. لہذا آپ لوگ زیادہ سے زیادہ فیملی ممبرز کام کیجئے. انشاءاللہ عزیز یہ معاملات ٹھیک ہوں گے، اور آپ کی جو آنے والی قیادت ہے اس کے بارے میں لازماً سوچیے گا. کسی ایسی قیادت کو موقع ہرگز نہ دیجیے گا جس نے آپ کو مایوس کیا ماضی میں، اور جس نے آپ کے ملک کا نقصان کیا ہے، یا جس نے آپ کی کرنسی کو کمزور کیا ہے. لازماً اچھے لوگوں کو موقع دیجیے گا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے حالات جلد سے جلد بہتر ہوں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. شکریہ.